एक बार फिर आपके सामने। हालांकि मैं पिछले वीडियो में ही सारे क्वेश्चन एक साथ लेना चाहता था, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है आपके साथ शेयर करने के लिए, बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों। सही कहूं, मैं दिल के अंदर तक आनंद महसूस कर रहा हूं। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। मान लीजिए आपने पिछले जो 2 वीडियो देखे हैं वो भी मैं जानकारियों को समेट करके, मतलब उसको लिमिटेड करके फिर मैं आपको बता रहा था, लेकिन उसमें और भी कई चीजें हैं जो मैं चर्चा कर सकता हूं। आप मानिए मैं आपके साथ टैक्स को लेकर के ही, जैसे कि पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की मैंने बात करी, उस एक टॉपिक को लेकर भी मैं आपके साथ बहुत सारी चर्चा कर सकता हूं, लेकिन कहीं हमें अपने जो कोर्स लिमिटेशन है, सिलेबस लिमिटेशन है, उस तक रहना है और चीजों की बेसिक जानकारी लेनी है, तो वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपके सामने पिछले वीडियो में भी वो क्वेश्चंस आए थे। मैं सोच रहा था कि शायद मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लूंगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन पर मैं जो है रह गया, जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया था जीडीपी एफसी के साथ एनएनपी एमपी को। तो वो डिस्क्रिप्शन में, पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आंसर डाल दिया है, और जो अभी आज मैं चर्चा में कर रहा हूं वो भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप ये लिंक थोड़ा सा बैठा लीजिएगा, ठीक है। या तो इस वीडियो में वो सारे आंसर डाल देता हूं, ये ज्यादा ठीक रहेगा कि इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो का जो है, जो अंडरस्टैंडिंग हमने ली थी वो भी आ जाएगा, और अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो भी आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो आता है 6 नंबर में आता है, बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है आप मुझे जवाब देने लगेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये प्रश्न ये पूछा गया है कि विल द फॉलोइंग फैक्टर इनकम, विल द फॉलोइंग, नीचे हम कुछ फैक्टर इनकम्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है इसमें से। फैक्टर इनकम उसी को बोलते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बार बार दोहराता हूं ताकि दोहराते 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 आपको याद हो जाए, है, ठीक है। यही तरीका है, दोस्तों को बताया करो, पूछा करो, जब जान जाओ 2-4 क्वेश्चन जान गए हो, थोड़ा बहुत ज्ञान तो आ ही गया, बताया करो। मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, भाई को बताओ, बैठाओ उसको, बैठ 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 बैठ, देख देख मैं कुछ बता रहा हूं तेरे को, सुनाओ, सुनाने से क्या होगा, याद होगा, याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विल द फॉलोइंग फैक्टर इनकम बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, शब्दों पर ध्यान दें, बताइए डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होती है, टेक्निकल नेम बताओ। हाँ हाँ हाँ, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, कुछ भी बोलो, एनडीपीएफसी के लिए पूछा जा रहा है। विल द फॉलोइंग फैक्टर इनकम बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सबसे बड़ी गलती, बच्चा लिख के आता है आंसर, हाँ, यस, ये ऐड होगा, बस यस लिख दिया, नो, यस, नो, रीजन कुछ नहीं दिया, तो भैया 0 हो जाएगा। रीजन देना है कि आपने जो ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया है उसको क्यों डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में ऐड कराया, उसका रीजन देना होगा, एंड द प्रॉपर रीजन वी हैव टू गिव। पहला क्वेश्चन हमें किस तरह से सोचना है, डोमेस्टिक इनकम यानी डोमेस्टिक टेरिटरी अब दिमाग में आ जाएगी। चलो रिवाइज करो, डोमेस्टिक टेरिटरी बोले तो ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ओशियन टेरिटरी जो है 200 नॉटिकल माइल, यानी हमारे पानी के जहाज अगर इंटरनेशनल बाउंड्री पार करके कहीं जाते भी है, यूके जाते हैं, वापस आते हैं, हवाई जहाज जाते हैं, आते हैं, तो वो हमारे नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। उसके बाद में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह जो मैंने बताया, यानी कि यूनियन टेरिटरी, वो आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। दूसरा एम्बेसीज जो मैंने बात करी, अगर हमारे देश की एम्बेसीज जो कि बाहर लोकेट होती हैं, बाहर के देशों में, तो वो हमारा पार्ट है। लेकिन बाहर की एम्बेसीज जो हमारे देशों में, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और एक डिफरेंस था कि नॉर्मल रेजिडेंट वो कब देखते हैं, नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम लिखा होता क्वेश्चन में तो हमारा दिमाग कैसे चलता, हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता, ओहो नेशनल इनकम पूछा है, तो इस बारे में क्या पढ़ा था कि रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं, ये देखना है ना।
तो अभी तो हमारे लिए क्या है, डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में सोचिए। चलिए पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम देयर ब्रांचेस इन इंडिया। मान लीजिए कि अहमदाबाद में कोई फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक की ब्रांच है, मान लीजिए यस बैंक, ये फॉरेन बैंक है, ठीक है ना, फॉरेन बैंक है, और ये क्या अर्न कर रही है, ये अर्न कर रही है प्रॉफिट। इसने प्रॉफिट अर्न किया, कहां अर्न किया भाई, अहमदाबाद में। क्या अहमदाबाद इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बिल्कुल है। किसमें ऐड करने के लिए पूछा है? डोमेस्टिक इनकम में। अब इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी, सिटीजनशिप, रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट, ये कॉन्सेप्ट नहीं सोचना है, क्योंकि हम नेशनल इनकम में नहीं डाल रहे हैं, हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं। तो क्या अहमदाबाद डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है? हाँ आता है, बस खत्म हो गई कहानी। किसने कमाया, कहां से कमाया, वो छोड़ दो। अब आपको तो अब क्या ध्यान रखना है, डोमेस्टिक इनकम पूछा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में अहमदाबाद आता है, यस यस, इट शुड बी एडेड, इट शुड बी एडेड। और आंसर क्या हो गया, एज द प्रॉफिट इज अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल। सेकेंड, सैलरी रिसीव्ड, सैलरी किसको मिलती है? लेबर को, परमानेंट लेबर को। टेम्परेरी है तो वेजेस लिखा होगा। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। यूएसए की एम्बेसी है, दिल्ली में है, वहां पर एक इंडियन काम कर रहा है, उसको एक सैलरी मिली, तो वो क्या इंडिया की डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम का पार्ट है? क्या सोचना है, डोमेस्टिक इनकम पूछा है, टेरिटरी होनी चाहिए, एम्बेसी किसकी है? अमेरिका की, यानी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत नहीं आएगी, तो इट शुड नॉट बी एडेड। व्हाट इज द आंसर हियर? इट शुड नॉट बी एडेड एज द अमेरिकन एम्बेसी is not the part of Indian domestic territory, rather it is the part of domestic territory of USA, अमेरिका। तब ये कौन सी इनकम है भाई, इसको क्या नाम देंगे? है अगर मान लीजिए ऊपर क्वेश्चन में नेशनल होता, क्या होता? नेशनल, तब आपका केमिकल रिएक्शन दिमाग में क्या होता? नेशनल पूछा है, नेशनल में नॉर्मल रेजिडेंट लेते हैं, कहीं से भी कमा के लाए ना, है तो इंडिया का, तो वो ऐड होता है कमाल, एक जगह ऐड हुआ है, डोमेस्टिक इनकम में तो नहीं हुआ, लेकिन वो कहां हो रहा है? नेशनल इनकम में हो रहा है, क्योंकि सोच बदल गई, कॉन्सेप्ट बदल गया। तो अगर नेशनल इनकम पूछा होता तो हम सोचते नॉर्मल रेजिडेंट लिखा है तो हाँ उसको हम ऐड कराते, लेकिन यहां तो पूछा क्या है? डोमेस्टिक इनकम, तो जो बी पार्ट है उसको अपन नो कर रहे हैं। आप क्वेश्चन देख लिए ना, आपके यहाँ स्क्रीन पर भी आया है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर भी है ना, तो क्वेश्चन वहां से देख लेना। तो नो कहेंगे, और क्यों कहेंगे? क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपके पास आने वाले हैं, आएंगे बोर्ड में, अच्छे से तैयार करना है। तीसरा सी पार्ट, सी पार्ट क्या कहता है? प्रॉफिट्स अर्न बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन सिंगापुर। अरे भैया, सिंगापुर की जगह जापान हो जाए, ब्राजील हो जाए, लंदन हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, होने तो कुछ भी हो जाए, नाम रट के नहीं जाना है, रटना नहीं है, समझना है। सिंगापुर, सिंगापुर क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? कोई भी दूसरी कंट्री हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कैसे हो सकती है? हाँ, कमाने वाला भारतीय है, इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी है ना। जब हम रेजिडेंट की बात करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है ना। आप ऐसा ना समझे कि एक व्यक्ति विशेष को ही हम संबोधित कर रहे हैं, नहीं, ये एक संस्था हो सकती है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है।
तो प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन उस कंपनी ने ये कहाँ अर्न किया है? सिंगापुर में, सिंगापुर की किसी ब्रांच में। जैसे मान लीजिए यूएसए की माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट हमारे यहाँ कमाती है भैया, है ना। मान लीजिए हैदराबाद में उसका सॉफ्टवेयर बनाने का बिजनेस है, वहां से कमाती है ना। तो अमेरिकन कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंडिया में कमा रही है, तो वो जो भी प्रॉफिट कमाएगी हमारी डोमेस्टिक का पार्ट है। लेकिन अगर नेशनल पूछ लिया तो अमेरिकन कंपनी है, रेजिडेंट हमारी नहीं है, तो वो नेशनल इनकम के हिसाब से हमें फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां आपको यही सोच रखनी है। अब सिंगापुर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो अगेन वी आर गिविंग नो, एज सिंगापुर is not the part of our domestic territory, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो इट शुड नॉट बी एडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। दिस इज वेरी क्लियर। डी पॉइंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE। कंपनसेशन मतलब आपने किसी की सेवाएं ली है, उसको कंपनसेट कर रहे हैं, पैसे से कीजिए, सुविधाओं से कीजिए, जैसे घर दे दीजिए, मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए, इन काइंड होता है, इन कैश होता है, आने जाने का खर्चा दे दीजिए, कन्वेंस अलाउंस जिसको हम बोलते हैं। आप अगर उनको लंच दे रहे हैं ऑफिस में तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि भाई लंच आप वहां नहीं करते हैं ऑफिस में, ऑफिस की तरफ से नहीं लेते हैं, तो आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो पैसा बच ही रहा है ना। अगर 200 रुपए के लंच के आपके पैसे बच रहे तो महीने के कितने हो जा रहे हैं आपके। तो ये इस तरह से आपको सैलरी मिलती है, कैश में मिलती है, इन काइंड मिलती है। मान लीजिए आपका इंश्योरेंस दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज चलाने वाला पायलट है और कंपनी कहती है कि भाई आप एक रिस्की वर्क कर रहे हो, कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, इंश्योरेंस होगा, कंपनी कराएगी। कंपनी ने उसका प्रीमियम 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 जो भी है महीने का वो भरा, तो वो भी तो आपकी सैलरी का पार्ट हुआ। तो ये सारी चीजें कहलाती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय दो शब्द आते हैं, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर नियोक्ता, जो काम पर रखता है, वो सैलरी देता है। एम्प्लॉय कर्मचारी, जो किसी कंपनी के लिए कार्य करता है, तो वो अपनी सेवाएं दे रहा है ना। ये फैक्टर सर्विस है, फैक्टर सर्विस एज ए लेबर, है ना। चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, लेबर ही कहलाएगा, उसको लेबर बोलो आप। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE, गिवन टू रेजिडेंट ऑफ चाइना, किसी चाइनीज को दिया जा रहा है, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। लेकिन कहां दिया जा रहा है? इंडियन एम्बेसी में, विच इज लोकेटेड इन चाइना। बीजिंग में होगा या जहां कहीं भी होगा, है ना। तो ये ऐड होगा कि नहीं होगा? अब वापस ध्यान दीजिए, पूछा क्या है? डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या इंडियन एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बताइए, क्या चर्चा की हमने? हाँ हाँ, सारे बोल रहे हैं जोर से। बिल्कुल, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कौन है? इंडियन एम्बेसी। तो वो चाइनीज बंदा कहाँ काम कर रहा है? देखा जाए तो टेक्निकली वो इंडिया में काम कर रहा है। इंडिया में काम कर रहा है मतलब टेरिटरी है, टेरिटरी है मतलब यस, इट शुड बी एडेड। तो डी का आंसर हमारा क्या चला जाता है? यस, एज इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी is the part of domestic territory। हालांकि इतनी डिटेल में कोई पूछता नहीं है, फिर भी आपको अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या इंडियन एम्बेसी जैसी और भी कोई संस्थाएं हैं जिन्हें हम इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के तौर पे देख सकते हैं, तो हाँ, जैसे आपके समझ लीजिए जो हमारी 3 फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनके अगर बेस हैं कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री में, कहीं पर भी अब्रॉड में, तो वो बेस जो होते हैं, खूब लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो हमारी फौज के, दूसरी फौज के बेस होते हैं, है ना। तो वो बेस भी बिल्कुल इंडियन एम्बेसी की तरह ही हमें लेने होंगे। टेक्निकली वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट है। तो अगर अमेरिकन बेस, मान लीजिए अफगानिस्तान में हमारी सेवाएं रहती हैं, तो वहां पर अगर कोई इंडियन आर्मी का एम्प्लॉय, जो सैनिक है, वो वहां जाता है, अफसर है कोई भी,
वो वहाँ जाता है, रहता है 2 साल 3 साल जो भी है, उसकी ट्रेनिंग होती है, काम होता है ना, डिप्लोमेटिक रीजन से जाता है, किसी भी कारण से जाता है ना, तो वो आदमी जो है वो इंडिया में ही काम कर रहा है। हम उसकी सैलरी को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में लेते हुए, क्योंकि आर्मी बेस्ड डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ, तो उसकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देते हैं। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं, दे बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं होते हैं। तो ये जानकारी आप रखें, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप दे सकते हैं। तो एक हिस्सा मैं यहाँ कंप्लीट कर जाता हूँ। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन फिर भी बड़ा शानदार है। ये क्वेश्चन जो आया था बोर्ड में, CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन ने क्या किया, काफी धुरंधर बच्चे जो थे, नहीं मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, बस केवल ये है कि भाई कुछ बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत, तो अपनी पढ़ाई को लेकर के वो थोड़ा सा संजीदा रहते हैं, सीरियस, तो साल भर की पढ़ाई करते हैं। और ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हम न्यूज में, समाचार पत्रों में देख लेते हैं। हमारा उनसे कोई कंपिटेंसी नहीं है कि हम उनसे compete करें, ठीक है ना। हर बच्चे का अपना नेचर होता है और उसी के अनुसार वो जो कुछ भी करता है वो मैक्सिमम करता है, ठीक है ना। कोई भी हारने के लिए नहीं उतरा है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, जहां मुझे नहीं मालूम, मैं केवल एक अंदाजा लगा रहा हूं, लेकिन एटीट्यूड दिखाता है कि ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा कि सचिन तेंदुलकर या MS धोनी या अभी जो है मैं बहुत कम क्रिकेट देखता हूँ इसलिए मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, विराट कोहली है ना, रोहित शर्मा, ये कभी पिच पर इसलिए उतरते होंगे कि भैया आज तो अपने को जीरो ही बनाना है, आज नहीं खेलना है, आज हम भारत के लिए नहीं खेलेंगे, नहीं। उनकी फीलिंग होती है अपने देश के लिए, वो रोज खेलना चाहते हैं, हर पल खेलना चाहते हैं, देश को जिताना चाहते हैं, खुद को जिताना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल कभी नहीं हुआ होगा कि सचिन तेंदुलकर ये सोच के निकले कि मैं जीरो पाऊंगा। तो भैया हम क्यों करें, हम क्यों उतरे, तो कुछ ना कुछ सीरियसनेस तो हमें भी रखनी पड़ेगी। तो हर बच्चा चाहता है कि वो पास हो, यस, हर बच्चा चाहता है कि पास हो, लेकिन उसकी अपनी एक कैपेबिलिटीज होती है। इस पर एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि क्या सबकी कैपेबिलिटीज एक हो सकती है या नहीं हो सकती है, या ये डिस्क्रिमिनेशन सही है या नहीं है, बात करेंगे। मैं बहुत सारे, आप मुझसे जुड़िए, बहुत सारी बातें मुझे करनी है आपसे। मेरे को इतना कुछ बताने की इच्छा होती है आपको कि मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं वो सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। एक लंबा रिश्ता बनाना है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाते हैं वो बेल बजाइए, उससे क्या होता है मुझे मालूम नहीं। लाइक अगर आपको लगता है लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, डिसलाइक ज्यादा जरूरी है भाई, लाइक से मेरे में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। डिसलाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, कमेंट लूंगा मैं, और आपकी प्रॉब्लम्स भी लूंगा, उसके जवाब भी दूंगा। कमेंट में प्रॉब्लम्स भी पूछिए। मैंने क्या कहा था, आप हैं रावण के 10 सर, आप जो सोचेंगे मैं नहीं सोच सकता हूं, इसलिए मुझे चैलेंज दीजिए, मुझे क्वेश्चंस ला कर दीजिए। मैं अकेला कहां ढूंढूंगा, और उस पर मैं काम करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, जितना मैं समझ पाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपसे यह भी गुजारिश करता हूं कि मेरा जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें भी आपकी मदद चाहिएगी, मदद लगेगी, तो आप जुट जाइए, ठीक है। तो आइए, ये क्वेश्चन था जिसने उन बच्चों को जो बहुत रेगुलर थे पढ़ाई में, उनके पसीने छुड़ा दिए और शायद कहीं फुल मार्क्स लाने में कमी रख दी। फिर भी अपवाद तो होता है, लाइव भी होंगे, वो आंकड़े मेरे पास नहीं है। पहला क्वेश्चन, अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी नेशनल इनकम उससे थोड़ा अलग है, उस कॉन्सेप्ट पे भी मैं आऊंगा, क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे। इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें हम जब GDP पता लगाते हैं तो हम केवल फाइनल गुड्स की वैल्यूएशन को लेते हैं, तो उसको मैं जरूर आपको लेकर के आऊंगा।
दूसरा होता है कि जब भी हम कोई इनकम को ऐड कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्शन और सर्विस जनरेट होनी चाहिए। ये अगला वीडियो मैं मतलब आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा, हाउ द इनकम इज जनरेटेड इन ए कंट्री। क्या इनकम को हमें पैदा करना होता है या इनकम स्वतः ही पैदा हो जाती है? इज द इनकम ऑटोमेटिकली जनरेटेड और वी हैव टू जनरेट द इनकम? This is very 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 important concept which we are going to learn in coming videos। उसी से लेकर के ये जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, वो पूछा गया है। तो दिमाग में ये रखना है कि जब भी हम किसी इनकम को जोड़ रहे हैं ना, उस इनकम के पीछे कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पापा हैं, पापा की एक सैलरी आती है। मान लीजिए पापा की सैलरी 1 लाख आ रही है, ठीक है। 1 लाख पापा ने सैलरी कमाई, क्या बोलेंगे इसको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना। किसी भी फर्म या किसी भी इंस्टीट्यूट में है, एक सैलरी वो लेकर के आ रहे हैं, उन्होंने अपनी सर्विस दी है, तो सर्विस के लिए उनको परिश्रम जो किया उसका पारितोषिक मिला। अब मान लीजिए पापा के 2 बेटे हैं, बेटा 1 बेटा 2। अब भाई बच्चों को जरूरत होती है खर्चा पानी की, कभी गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, कभी खाने पीने पर करना है खर्च, या हो सकता है कोई और भी खर्चे, बहुत सारे खर्चे हैं आपके, तो है ना। ये तो आप ही समझे कि आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, जरूरत होती है। आएगा कहाँ से? मान लीजिए बेटे 1 को 1000 रुपये देते हैं और बेटे 2 को भी 1000 रुपये देते हैं कि बेटा ये तुम्हारी पॉकेट खर्ची है ना, क्या बोलते हैं, पॉकेट मनी है। ऐसा नहीं है सभी बच्चों को मिलता है ना। कई बड़े लोग नहीं भी देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो नारायण मूर्ति साहब हैं इन्फोसिस के, फोर्ब्स की लिस्ट में कहाँ उनका नाम होगा अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हें आप कुबेर कह सकते हैं, अल्ट्रा रिच पर्सन। लेकिन एक कहानी है उनसे जुड़ी हुई, कितनी सच कितनी नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को बेजा पैसे कभी नहीं दिए जब वो स्कूलिंग में थे। तो पॉकेट मनी ज़रूरी नहीं है कि दी ही जाए, कई बार नहीं भी मिलती भी है, ठीक है। तो ये पॉकेट मनी मिली भाई, पापा ने कमाया 1 लाख, अब उसमें से 1000 रुपये दे दिए, एक बच्चे को 1000 रुपये दे दिए, दूसरे बच्चे को। तो सवाल ये है, आपको पूछ लिया कि ये 1000 हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की कंप्यूटेशन में लें या नहीं लें? बताइए, लेना चाहिए? हाँ भाई इनकम है ना, लेनी चाहिए। इनकम है नहीं, इनकम कब होती है? फैक्टर सर्विस देते हैं जब। बच्चे कोई फैक्टर सर्विस थोड़ी दे रहे हैं पापा को, है ना। कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करी क्या? कोई गुड्स सर्विस प्रोड्यूस नहीं करी, पर पैसा तो हाथ में आया ना। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं? ये शब्द याद रखना, बड़ा काम आएगा। ट्रांसफर इनकम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। तो ये नॉट एडेड एनीवेयर, चाहे वो एनडीपीएफसी है, चाहे वो एनएनपीएफसी है, चाहे वो जीडीपीएमपी है, कुछ भी, जो भी एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के, डोमेस्टिक इनकम के, उनमें ऐड नहीं होती है ट्रांसफर। बिकॉज वाई बिकॉज नो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर दिस इनकम। These are the income which merely a transfer from one person to another, that is from papa to beta। तो ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होती। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा कि इनकम को ऐड करना है या नहीं करना है, तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है या नहीं, वही इनकम को जनरेट करता है। तो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। गिविंग रीजंस, एक्सप्लेन how the following should be treated in the estimation of national income। कुछ नीचे ट्रांजैक्शंस हैं वो बताए हैं, उनको नेशनल इनकम में ऐड करें या नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ के उसके हिसाब से दिमाग लगाना है। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं या नहीं, जो यहां पर क्वेश्चन आया है। पहला, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए फर्म टू बैंक। इंटरेस्ट की पेमेंट है,
ये पेमेंट है, ठीक है ना, जो की जा रही है। कौन कर रहा है भाई? एक फर्म कर रही है। किसको कर रही है? मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक को, XYZ फर्म ये इंटरेस्ट पे करती है SBI बैंक को। कौन है फर्म? इंटरेस्ट पे किया है किसको? SBI को। तो क्यों किया है? सोचिए कि ये इंटरेस्ट क्यों पे किया है? फर्म है तो क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन करने के लिए पूंजी चाहिए थी, पूंजी कुछ ना कुछ, रॉ मटेरियल लेने के लिए, मशीनरी लेने के लिए, कई कारणों से कैपिटल। वो फर्म वाला बोल रहा है ये कैपिटल है मेरा, पर ये कैपिटल कहां से आया? SBI से लिया। किसने लिया? XYZ फर्म ने लिया। तो फ्री में तो नहीं मिला होगा, फैक्टर सर्विस आई है। किसने दी है? SBI ने। तो वापस ये क्या लौटा रहा है? रेम्यूनरेशन, इन रिटर्न इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दिया क्योंकि प्रोडक्शन करना था, कैपिटल लिया था, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन हुआ तो इनकम जनरेट हुई। इनकम जनरेट हुई तो नेशनल इनकम में जाएगी या डोमेस्टिक में जाएगी? जाएगी जरूर, दोनों में। तो अभी ये तो पूछा नहीं है कि नॉर्मल रेजिडेंट है या क्या, ये तो पूछा इनकम है या नहीं। अब देखिए इनकम का जो फॉर्मूला होता है, इनकम मेथड का, है ना। आप कहोगे यार ये नई चीज क्या बता रहे हो, ये तो आपने वीडियो में अभी तक समझा ही नहीं, तो आगे तो समझेंगे। अभी के लिए आप इसको देख लो। इनकम मेथड है ना। इनकम मेथड का फॉर्मूला एक होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों जोड़ते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इनकम बनती है, NDPFC। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इस ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कि जो बिजनेस को चलाने के लिए जब हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उस पर जो पैसा बन रहा है ना, तो वो होता है रेंट, इंटरेस्ट। वेजेस नहीं आएगा, वेजेस एंड सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ गई, तो बचा क्या? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो वहीं से ये इंटरेस्ट आया है। तो इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ इनकम मेथड विच इज हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम। तो क्या पेमेंट जो कि इंटरेस्ट की हो रही है फर्म की तरफ से बैंक को, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए फर्म टू ए बैंक शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट? द आंसर इज यस, इट शुड बी इंक्लूडेड बिकॉज फर्म हैज टेकन द मनी for the purpose of production. So there is some production of goods and services, so it is the part of national income. ये आपके 2 नंबर पूरे हुए, 6 नंबर में 3 पूछे हैं। इतना सा देखिए कितना आसान है। What you are writing? Yes, this interest should be added while calculating national income as there is a goods and services produced behind, तो ये ऐड होगा। दूसरा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल। अब क्या हुआ? अब ये पूछ रहा है कि भाई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए बैंक, बैंक दे रहा है, SBI इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है टू एन इंडिविजुअल। किसको? एक इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, भाई मोहन है ना। अब ये बैंक मोहन को इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, मोहन ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया होगा कि लीजिए साहब ये मेरे पास एक्सेस मनी है, महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल 5 साल 10 साल मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप रखिए और मुझे इंटरेस्ट दे दीजिए, है ना। तो अब बैंक क्या करेगा? क्या बैंक इस पैसे का क्या करेगा? बैंक इज प्रोड्यूसिंग सम सर्विस। क्या सर्विस प्रोड्यूस करें? कि हम यहां बैठे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे की सिक्योरिटी रहेगी, आप जब चाहोगे इंटरेस्ट जोड़ करके हम दे देंगे। तो वो एक सर्विस दे रहा है।
और फिर इस पैसे को किसको दे दिया था? फर्म को, XYZ फर्म को देगा। तो फर्म क्या कर रहा है? फर्म प्रोटेक्शन कर रहा है। तो हुआ क्या कि ये जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, ये जनरेट इस कारण से हो गया कि जो पैसे का इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, सर्विसेज का भी और गुड्स का भी प्रोडक्शन। सो देयर इज सम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो इट शुड बी एडेड। तो क्या बात हुई? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल। बैंक इंटरेस्ट दे रहा है इंडिविजुअल को क्योंकि उसने अपना पैसा डिपॉजिट किया और वो पैसा बैंक कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है सर्विस का, और उसके बाद में प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का। सो इट शुड बी एडेड। तीसरा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक। यहां फंसा दिया एग्जामिनर ने। हालांकि उन दो क्वेश्चंस को भी बहुत सोचना पड़ा बच्चों को, और क्योंकि इंटरेस्ट फॉर्मूले में मैंने बताया था जो फॉर्मूला, आप थोड़ा पीछे रिवर्स जाके देखेंगे तो फॉर्मूला बताया था COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड MISC। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो वो जो इंटरेस्ट है वो बच्चे के दिमाग में रहता है। जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा था ना उसने भी ये कहा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू बैंक। तो इसको समझिए आप, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हर क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसको चलना है, लिखना है। तो क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल। इंटरेस्ट एक इंडिविजुअल दे रहा है, इंडिविजुअल यानी मोहन, मान लीजिए, अब चलो मोहन हटाओ, आप कहोगे वही आदमी आप लेकर आते हो, है ना, राज सिंह जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, किसको कर रहा है? SBI को, यानी बैंक को। तो ये इंटरेस्ट ऐड होगा कि नहीं होगा, सवाल ये है। तो पैसा किसने लिया? राज सिंह ने। किससे लिया? ये मनी किससे मिली? बैंक से। तो राज एक नए मेहमान से मिलिए। मेरा डॉगी है जेंगो, स्ट्रीट डॉग है। बाय डिफॉल्ट ये मेरे पास आ गया था, काफी छोटा था, साल भर पहले आ गया था, तो मैंने इसे रख लिया। ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, दरवाजा बजाने लग गया। तो अब क्या है भाई, इनको तो एक बार तो क्षमा चाहता हूं, आपके साथ एक और कंपेनियन जुड़ रहा है। तो बस मुझे ये यहीं पर कंक्लूड करना है अपनी बात। तो आप देख रहे हैं जैसे कि SBI से ये मनी जो है, जेंगो ये मनी जो है राज सिंह को गई है। अब राज सिंह तो कोई प्रोड्यूसर है नहीं, तो किसके लिए करेगा? कंजम्पशन पर्पस के लिए। किसके लिए करेगा? कंजम्पशन। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सो इट शुड नॉट बी एडेड। तो इसे हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि देयर इज नो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। तो ये है क्या? दिस इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम, सो इट शुड नॉट बी एडेड। इसी के साथ ये सेशन हमारा खत्म होता है इस वीडियो का। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, डेली देखिए, बहुत फायदा मिलने वाला है। और आपके सवालों का मैं इंतजार कर रहा हूं। जो भी आपको पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, जहां कहीं से भी जो कुछ भी पूछना है आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। वीडियो बनेंगे, उसमें चीजें आएंगी। धन्यवाद, थैंक यू।